अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। ठीक है, पीछे हमने देख लिया था जब भी अल्फ़ा पार्टिकल्स की एमिशन होगी तो पेरेंट एटम से जो डॉटर एटम बनेगा उसमें क्या है, 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होगा और 4 एटॉमिक मास में डिक्रीज़ आएगा। इसी तरह जो बीटा मिशन होगी तो मास में तो चेंज नहीं आता और साथ साथ जो है एटॉमिक नंबर में एक में इंक्रीज़ होगा पेरेंट से जब डॉटर एलिमेंट बनेगा। तो यही है कि हम इसी की बेस पे हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि जब भी पेरेंट एलिमेंट से जो है वो डॉटर एलिमेंट बनेगा तो किस नंबर पे चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो उसी को हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये। ठीक है, द पोजीशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल करस्पॉन्ड टू इट्स एटॉमिक नंबर। के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एलिमेंट्स की जो ग्रुपिंग हुई हुई है वो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे है, या एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है आपको पता है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है। ठीक है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज चेंज इट्स ग्रुप चेंज। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो वो अगले ग्रुप में चला जाएगा या वो पिछले ग्रुप में चला जाएगा। इट्स ग्रुप आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, के जैसे ही उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा उसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि इसका ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। We know that an alpha mission decreases the atomic number of the parent element by the 2, ठीक है, and a beta mission increases the atomic number by 1. Thus, in an alpha mission, the parent element will be displaced to a group 2 places to the left, के इधर राइट से 2 places लेफ्ट की तरफ जा रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, and in a beta mission it will be displayed to a group 1 place to the right, कि अगर यहाँ पे है तो अगर उसकी बीटा मिशन हो रही है तो वो एक अगले ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि आपके किसी भी एलिमेंट से जब अल्फा मिशन हो रही है, अल्फा पार्टिकल्स की मिशन हो रही है तो वो 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और अगर बीटा मिशन होगी तो वो एक प्लेस जो है वो राइट की तरफ चला जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इट वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय द फज्जान एंड सोडी इन 1913 and is often named after them as Fajjan-Soddy group displacement law। जैसे आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दी है कि यहाँ पे क्या 4b है, 5b है, 6b है। यूरेनियम की अगर मिशन होगी, अल्फा मिशन होगी तो थोरियम बन जाएगा और जो कि 2 ग्रुप बैक पे जाएगा, और थोरियम की अगर बीटा मिशन होगी तो ये पैक्टेनियम आई थिंक जो है ये बन जाएगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप डिस्प्लेसमेंट जो है, या इसको चेक कर दीजिएगा, ये प्रोटेक्टियम भी हो सकता है। ये इसका जो नेम जो है वो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये हमारे पास जो है एक्सप्लेन करी थी ये फिगर हमें कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। तो कौन कौन सी रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन सीरीज हैं। मीन एक एलिमेंट से अल्फा और बीटा मिशन होती जाए और दूसरे एलिमेंट बनते जाएं, अगर वो भी अनस्टेबल हैं तो उस टाइम तक ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि कोई स्टेबल जो है वो मॉलिक्यूल स्टेबल एलिमेंट नहीं बन जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली 3 सीरीज हैं इसके अंदर। A radioactive element disintegrates by the emission of alpha or beta particle from the nucleus to form a new daughter element। के एक जो पेरेंट एलिमेंट्स है उसके अंदर से अल्फा या बीटा मिशन होगी तो उसके अंदर से डॉटर एलिमेंट्स बन जाएंगे। दिस अगेन डिसइंटीग्रेट टू गिव अनदर डॉटर एलिमेंट। अगर ये पहले वाला डॉटर एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल है तो क्या होगा, उसकी आगे अगेन डिसइंटीग्रेशन होगी और वो डॉटर एलिमेंट्स बनाता जाएगा। The process of disintegration and formation of new element continues, उस चलती रहती है कब तक, till a non radioactive stable element is the product, कि जब तक कोई stable non radioactive element नहीं बनता उस टाइम तक ये जो है disintegration का process चलता रहता है। The whole series of elements starting from the parent radioactive element to a stable end product is called a radioactive
रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज के होल सीरीज को हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज कह देते हैं, या समटाइम इट इज़ रेफर टू एज रेडियो एक्टिव डिके सीरीज, और सिंपली रेडियो एक्टिव सीरीज कह देते हैं इसको, क्योंकि सीरीज है, ये रेडियो एक्टिव सीरीज है। ऑल दी नेचुरल रेडियो एक्टिव बिलोंग टू वन ऑफ द थ्री सीरीज के नेचुरल जो हैं हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स वो इन सीरीज से बिलोंग कर रहे होंगे, या यूरेनियम सीरीज है, या थोरियम सीरीज है, या एक्टीनियम सीरीज है। यूरेनियम सीरीज को हम देख लेते हैं। इट कमेंसेस विद द पेरेंट एलिमेंट यूरेनियम 238, ठीक है, जिसकी यूरेनियम है जो 238 इसकी मैस है, उससे स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेट विद द स्टेबल एलिमेंट लेड 206 कि लेड जिसकी मैस 206 है जो स्टेबल है उस पर ये ख़त्म हो जाता है। इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द यूरेनियम which is the prominent member of the series and has the longest lifetime, कि जो prominent है जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा है उसके लिहाज से उसका नेम रख देते हैं। यूरेनियम सीरीज इज illustrated in the following figures। अच्छा जी, हम उसको भी देख लेंगे। इसके साथ हमारे पास क्या है, थोरियम सीरीज है। इट begins with the parent element thorium 232 and with the lead 208 which is a stable element. This series get the name from the prominent member थोरियम के, थोरियम से इसका नेम दिया गया, ठीक है। एक्टीनियम सीरीज, इट स्टार्ट विद द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम एंड एंड प्रोडक्ट इज स्टेबल एलिमेंट, ठीक है, और एंड प्रोडक्ट इसका स्टेबल एलिमेंट कौन सा, लेड 207। दिस सीरीज ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द प्रोमिनेंट मेंबर एक्टीनियम, ठीक है। ये इसका नेम लाजमी नहीं है कि ये अगर हमारे पास जो है यूरेनियम से स्टार्ट हुई है तो फिर इसका नाम भी यूरेनियम ही होगा, तो इसलिए इसमें जो प्रोमिनेंट मेंबर है उस वो एक्टीनियम है, तो इसकी बेस पे इसका जो है वो नेम दिया गया है, ठीक है। तो जो उसका प्रोमिनेंट मेंबर होगा उसकी बेस पे नेम आएगा, या जिसकी लॉन्ग लाइफ होगी, हाफ लाइफ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बेस पे इसका नेम आएगा। अब सबसे पहले ये जो हम यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन को देख लेते हैं, ठीक है, कि ये सीरीज़ में क्या होता है कि यूरेनियम 238 है और ये इसकी मैस दे दी 238 92 है। इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स की एमिशन होती है। अल्फ़ा के एमिशन का पता है आपको कि 92 से 90 पे चला जाएगा, और ये इसमें 4 के डिक्रीज आएगा, तो ये थोरियम बन जाएगा। इसी के बाद क्या है, अगर इसके अंदर से बीटा मिशन होगी तो बीटा मिशन में आपको पता है कि एक एटॉमिक नंबर में इंक्रीज़ होगा, 90 से 91 आ गया और मैस उतनी ही ले जाएगी, तो ये क्या बन गया, प्रोटेक्टेनियम, ठीक है। जो Pa था वो पीछे हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेनियम है। इसके अंदर से अगेन बीटा मिशन हो रही है, तो वो क्या बना रहा है कि ये 91 से 92 में चला गया और एलिमेंट चेंज हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज है, और ये मैस जो है वो उतनी रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके अंदर से अल्फा मिशन होगी। अल्फा मिशन का मतलब है कि 2 मैस में डिक्रीज, जैसे ये 90 हो गया और यहाँ पे 4 का डिक्रीज आना है, तो ये थोरियम बन जाएगा 230 में, ठीक है। इसी तरह आगे ये सारी चलती जाएगी कि यहाँ पे भी अल्फा मिशन है तो रेडियम बन गया, इसके रेडियम में भी अल्फा मिशन है, रेडॉन बन गया, फिर अल्फा मिशन है तो ये क्या बन गया कि प्लोनियम बन गया, और फिर अल्फा मिशन है तो ये लेड बन गया, फिर उसकी बीटा मिशन है तो ये हमारे पास बिस्मथ बन गया, फिर बीटा मिशन है तो प्लोनियम बन गया, फिर उसके बाद अल्फा मिशन है तो ये हमारे पास लेड बन गया 210 वाला, ठीक है। उसके अंदर से बीटा मिशन है तो फिर बिस्मथ बन गया, और फिर बीटा मिशन है तो प्लोनियम बन गया, उसकी अल्फा मिशन है तो ये हमारे पास लेड बन गया। अब ये लेड 206 वाला जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है कि कौन कौन सा एलिमेंट बन रहा है या न्यूक्लाइड बन रहे हैं जो ठीक है, और साथ साथ पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं, अल्फा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बीटा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और ये साथ साथ हाफ लाइफ इनकी दी गई है। तो इन सब में से हाफ लाइफ देखें 4.5 10⁻10⁹ ईयर्स की, इतनी ज़्यादा जो है ना इसकी हाफ लाइफ है, कि हाफ लाइफ आपको पता है कि वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी इतने साल्स के बाद, इतने ईयर्स के बाद जो है ये जो है वो कन्वर्ट होगा हाफ
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये बहुत लंबा टाइम है, किसी का देखें 1 डे 24 डेज है, ये 6 आवर्स है, ये ईयर्स, ये भी ईयर्स, ये भी ईयर्स है। ये क्या है 3.1 मिनट के अंदर ये जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो हर एक के डिफरेंट टाइम है। अब ये सबसे ज़्यादा टाइम किसका है, जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी बेस पे इसका नेम भी रख दिया गया है यूरेनियम 238, ठीक। और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, स्टेबल आया है, जो है वो आइस एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, नेपच्यूनियम सीरीज है। दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट अकर नेचुरली। ऊपर वाली हमारे पास क्या थी, नेचुरली वाली थी। इस सीरीज के अंदर क्या है कि वो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते। इट कमेंसेस विद द नेपच्यूनियम, यानी ये स्टार्ट किससे हो रही है, नेपच्यूनियम से हो रही है 237 एंड टर्मिनेट विद द बिस्मथ 200। इट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द प्रोमिनेंट मेंबर नेपच्यूनियम के। इसके प्रोमिनेंट मेंबर जो है नेपच्यूनियम है। ये हमारे पास एक्टिनियम सीरीज है कि यहाँ पे क्या है, स्टार्ट किससे हुई, यूरेनियम से। अल्फा मिशन हुआ, थोरियम आ गया, फिर बीटा मिशन है, फिर प्रोटेक्टियम आ गया, फिर अल्फा मिशन है तो एक्टिनियम आ गया, ठीक है। बीटा मिशन है, थोरियम आ गया, अल्फा मिशन है, रेडियम आ गया, फिर अल्फा मिशन है, रेडॉन आ गया, रेडॉन से अल्फा मिशन है, पोलोनियम आ गया, अल्फा मिशन है, लेड बन गया, ठीक है। अब ये लेड, इस लेड और स्टेबल में ये फ़र्क है कि ये 211 जो इसकी मैस है ये अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट होने की वजह से वो अनस्टेबल बन जाते हैं न्यूक्लियाई। बीटा मिशन होगी तो बिस्मथ बन गई, और अल्फा मिशन होगी टाइटेनियम बन गई, और यहाँ पे क्या है, फिर बीटा मिशन होगी तो ये लेड बनेगा जो कि स्टेबल है। तो इस तरह ये सीरीज चलती रहती हैं जब तक कि कोई स्टेबल एलिमेंट नहीं बनता, ठीक है। ये तो हमने दो सीरीज को डिटेल में देख लिया कि इनके अंदर से कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं और कौन कौन सी मिशन हो रही है, चाहे वो अल्फा हो रही है और बीटा हो रही है, और उसकी वजह से हमारे पास कौन से नए एलिमेंट बन रहे हैं, और इंडिया अनस्टेबल एलिमेंट कौन सा, और नेम कैसे रखा जा रहा है, जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, उसकी बेस पे जो प्रोमिनेंट एलिमेंट है उसकी बेस पे हम जो है इनके सीरीज़ का नेम रखते हैं। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। आप लोग ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। ये सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, कि जिसमें फर्स्ट ऑर्डर क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, या जिसका ऑर्डर जो है वो 1 है, कि अगर हम कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट भी डबल हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन को 3 टाइम करें तो उसको रेट भी 3 टाइम होगा, अगर कंसंट्रेशन कम करें तो रेट भी कम होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके भी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी स्टार्ट पे इन्होंने शॉर्ट से करके दिया हुआ, आगे भी इसका जो है वो डिटेल में उसकी डेरिवेशन भी करवाई है, लेकिन सेम डेरिवेशन है हमारे पास कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की होती है। आप लोगों के पास बुक्स भी होंगी आई होप, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखे भी होंगे, उसकी डेरिवेशन भी देखी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हम स्टडी कर लेते हैं। डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक प्लेस बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस के। रेडियो एक्टिव डिके क्यों होता है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल कंडीशंस। ये कोई एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से नहीं हो रहा है, ये बल्कि क्यों हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इक्वल नहीं होते, वो बैलेंस नहीं होते, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस खुद ब खुद ब्रेक हो रहा है। ये नहीं है कि लाइट की वजह से ब्रेक हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, ये केमिकल एक्शन जैसे होते हैं, ये कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, या हम जो है कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, ये वैसा नहीं है। ये तो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। Therefore, the rate of decay is characteristic of an isotope and depend only on the number of atom present. कि
हमारे पास जो रेट ऑफ डिके है वो जस्ट डिपेंड कर रहा है कि कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि n नंबर है। ठीक है, n हमारे पास n इज द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम ऑफ एन आइसोटोप प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ द आइसोटोप एट टाइम t। अब जैसे हम क्या करते होते थे, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन याद है कि a या ए नॉट क्या होता था, ओरिजिनल है रिएक्टेंट्स, जब टाइम ज़ीरो है तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं होती। लेकिन क्या है, जब टाइम गुजरता है तो ए नॉट में से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गई होती है जिसे हम एक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रोडक्ट जैसे टोटल 10 है तो 10 में से 5 जो है या 6 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 10 माइनस 6 कर देते होते हैं ना। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है 4। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर हमारे पास इनिशियली क्या थे, एन नॉट थे। ठीक है, उनमें से कुछ जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए या उनकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, तो जो रिमेनिंग रह गए तो वो हमारे पास कितने आ गए, एन, जिसको हम कह रहे हैं कि रिमेनिंग जो है वो अनडिकेड एटम है। ठीक है, यानी जिसे हम a माइनस एक्स लिखते होते थे, तो वो हमारे पास अब यहाँ पे जस्ट n है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, if n is will be the number of undecayed atom of an isotope present in the sample of the isotope at time t, किसी भी टाइम के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट पे तो वो कुछ भी नहीं थे, सारे के सारे अनडिकेड थे, वो n नॉट था। ठीक है, तो जब रेट लिखते हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनडिकेड एलिमेंट, कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने एटम जो है, जितने ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किए हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे रेट कांस्टेंट आता था के, स्मॉल के, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे डिके कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट था, ये डिके कांस्टेंट है, इसलिए इसको जस्ट डिफरेंट करने के लिए लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये हमारे पास क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता था, यहाँ पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का रिएक्शन है। ठीक है, वे माइनस dn over dt means the rate of decrease in the number of radioactive element in the sample। माइनस का मतलब है जैसे कि रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, और आपको पता है अगर वो प्रोडक्ट के लिहाज से लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी क्या है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द सैंपल, वो डिपेंड कर रहा है कि कितने हमारे पास सैंपल में अनडिकेड एलिमेंट है। और लैम्डा इज द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, जिसको हम डिके कांस्टेंट कह रहे हैं, या सिंपली जैसे हम रेट कांस्टेंट कहते थे, यहाँ पे इसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह देते हैं। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, पुटिंग डी टी एज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन, कि अगर ये टर्म हम 1 कर दें तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रिलेट कर रहा है हमारे पास लैम्डा के साथ। ठीक है, दस decay constant may be defined as the proportion of atom of an isotope डिकेइंग पर सेकेंड। दस हमारे पास जो है डिके कांस्टेंट क्या है, वो प्रोपोर्शन ऑफ एटम है ऑफ एन आइसोटोप डिकेइंग पर सेकेंड, के एक सेकेंड के अंदर हमारे पास जो है वो कितने आइसोटोप डिके हो रहे हैं, वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें। इसी तरह हम यूनिट्स देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के क्या यूनिट्स हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज क्यूरी। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, वो क्यूरी है। अ क्यूरी इज अ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेइंग एट द सेम रेट एज 1 ग्राम ऑफ रेडियम। ठीक है, जैसे 1 ग्राम ऑफ रेडियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, तो उसकी जो क्वांटिटी आ रही होती है वो हमारे पास क्यूरी है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी अमाउंट कितनी है, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये DPS का मतलब है हमारे पास ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यहाँ इसके अलावा हमारे पास अदर यूनिट्स भी यूज़ हो रही होती हैं, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। रदरफोर्ड इज़ मोर रिसेंट यूनिट, कि 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। लेकिन
अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और डिसइंटीग्रेशन इज बैक्रेल, ठीक है। 1 बैक्रेल इज इक्वल टू 1 DPS, मीन 1 बैक्रेल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये इसकी SI यूनिट है, ये क्यूरी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। और रिसेंट यूनिट हमारे पास क्या है कि रदरफोर्ड भी है, कि रदरफोर्ड जो है हमारे पास 10⁻⁶ DPS के इक्वल आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या है हाफ लाइफ, जैसे हमारे पास सिंपल एक्शंस की हाफ लाइफ थी, उसी तरह हम ये इधर हाफ लाइफ देख लेते हैं कि इधर ये हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ क्या है कि ये अगर हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन है x, और ये आस्ता आस्ता टाइम के साथ जो है वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही है, तो ये एक कर्व सा बन रहा होता है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो टाइम जब कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाए, ओरिजिनल से हाफ हो जाए, तो वहाँ पे जो टाइम होता है वो हमारे पास क्या है, हाफ टाइम कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, सिंपल एक्शन में भी देखा। तो अब यहाँ पे भी क्या है कि हाफ लाइफ वही टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द जो रेडियो आइसोटोप है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है, ठीक। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हाफ लाइफ है क्या। द हाफ लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द आइसोटोप टू डिके, कि एक हाफ के अंदर कितना जो है आइसोटोप जो है वो डिके हो रहा है। और इट मे बी डिफाइंड एज द टाइम फॉर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन आइसोटोप टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कि पहले कितनी है, ठीक है, उसकी जब हाफ हो रहा है, मीन 50% वो डीकम्पोज हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उस टाइम जो टाइम होगा वो हमने नोट करना है कि वो कितना टाइम है, कि वो 1 साल के अंदर हो रहा है, वो 2 साल के अंदर उसकी 50% कंसंट्रेशन आ रही है, या वो 1 मिनट में जो है उसकी हाफ लाइफ आ रही है, ये 2 मिनट में आ रही है, ठीक है। ये चीज़ चेक करनी है हमने। हाफ लाइफ पीरियड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, के हर एलिमेंट की जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1620 ईयर्स, के 1620 साल के बाद वो 50% जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। दिस मीन दैट 1 ग्राम ऑफ रेडियम विल बी रिड्यूस टू 0.5 ग्राम इन 1620 ईयर्स। अब क्या है कि उसके बाद अगर इसने अगले इतने सालों के अंदर क्या है कि अब ओरिजिनल क्या है 0.5, तो इसके अंदर से हाफ कितना होगा 0.25, ठीक है। अब वो अगले 0.25 तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा कि अगले इतने साल, यानी ये 1620 को प्लस कर दें तो ये क्या बन गया, फ़र्ज़ करें 3240 बन जाएंगे, ठीक है। इसको आप दोनों को काउंट कर लें कि इतने सालों के बाद जो है वो 75% जो है वो 75% डिके हो रहा है, और रिमेनिंग जो है वो 25 रह जाएगा, ठीक है। कि हाफ तो इधर हो गया था 50%, तो यहाँ 50% का भी 50% कितना होगा कि वो हाफ जो है उसका वो 25 और पहले 50 जो है वो 75, मैंने इसलिए इसको सिंपली करके कह दिया, यानी कि 75% जो है वो इतने ईयर्स के अंदर डिक्रीज होगा। अब ओरिजिनल अमाउंट क्या होगी इसकी 0.25 ग्राम। अब इस 0.25 का हाफ कितना होगा कि वो हमारे पास 0.125 के इक्वल आ जाता है। अब इसके हाफ करते जाएं तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। दिस मीन दैट 1 ग्राम ऑफ रेडियम विल बी रिड्यूस टू 0.5 ग्राम इन 1620 ईयर्स, and to 0.25 gram is further 1620 years, and so on. Some other radioactive element may have half life of a fraction of second, के कुछ की ऐसी होती हैं जिसकी सेकंड्स के अंदर ये जो है हाफ लाइफ आ जाती है, एंड फॉर अदर इट मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं। यूनिट ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इज टाइम इनवर्स, ठीक है। इसकी यूनिट हमारे पास क्या है कि ये टाइम इनवर्स में आ जाता है। अब ये सिंपल सा एक ग्राफ बनाया हुआ है कि पेरेंट एलिमेंट जो है हमारे पास वो ब्लू आइसोटोप था, ठीक है। जो पेरेंट आइसोटोप था वो ब्लू में था, 100% है, तो इसका मतलब है सारे के सारे ब्लू हैं। जब इसकी 50% हुई
तो कुछ 50% ग्रे हैं जो डॉटर आइसोटोप है, ठीक है, और 50% जो है वो ब्लू है। अब इस 50% का जो 50% है मतलब 25 पे आया, तो इसमें क्या है कि अब टोटल 75% ग्रे वाले हैं और 25% ये वाले हैं। अब इसके अंदर से भी हाफ हुआ तो वो 12 पॉइंट कुछ बनेगा, 12.5, ठीक है। तो जब 12.5 होगा तो 75 में 12.5 और ऐड कर दें तो ये मेरे ख्याल में 87% या समथिंग बनता है। तो 87% ग्रे हैं और जो रिमेनिंग है वो हमारे पास ब्लू आएगा। अब 12.5 का भी हाफ करें तो वो 6.25 बनता है, तो ये बन जाएगा। अब वो इतने सारे को कैलकुलेट कर लें कि 87 में 6 और ऐड कर दो, मीन 93 पॉइंट समथिंग बन गया, ठीक है। तो 93 पॉइंट जो है वो ग्रे होगा और फिर ये होगा। अब 6 का भी हाफ कर देंगे, ठीक है, तो वो 3 बन जाएगा। तो 93 में 96 बन गया, ठीक है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम तक ये हाफ लाइफ चलती जाएगी जब तक ये 100% ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो मोस्टली एक दफ़ा ये भी कहा जाता है कि एक कोई भी एलिमेंट है तो उसकी तकरीबन 10 हाफ लाइफ के अंदर जो है 10 हाफ लाइफ हो। जैसे ये देखे, ये 0 थी यानी कि पूरे का पूरा था, ये 1 है, ये 2 हाफ लाइफ है, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये 4 वाली, और आगे 10 तक जाएं तो वो फिर 99.99999% जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है। ये अगर आप लोग अपनी तरफ से इसको कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं कि ऐसे जो है ये हमारे पास चेंज हो रहा होता है इसके अंदर। तो ये समझ आ गई कि एक एलिमेंट की कोई एक हाफ लाइफ नहीं होती। एक हाफ लाइफ का मतलब तो यही है कि 100 से वो 50 में गया, लेकिन वो 50 से भी तो आगे जाता है, ठीक है। 50 से वो उसका फिर हाफ होता है, तो वो उसकी सेकंड हाफ लाइफ होते रहती है। उसके बाद जो फिर अगले हाफ जब कन्वर्ट होता है कि 25 में से हाफ जो है वो हमारे पास 12.5 है, तो वो 50% जब कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर, तो वो उसकी क्या वैल्यू आएगी, फिर उससे आगे हाफ में कितनी वैल्यू आती जाएगी। तो मोस्टली ये कहा जाता है कि एक रिएक्शन की तकरीबन या एक एलिमेंट की तकरीबन 10 हाफ लाइफ होती है जिसमें वो 100% जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होती है, कि एक्टिविटी क्या किस चीज़ को हम कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिके और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। कि रेट जो है हमें बता रहा है, जो रेट था, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कहते हैं कि रेट है, वही रेट जो है वो हमारे पास उसकी एक्टिविटी है कि कितने जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर। तो ये उसकी एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिके और द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। The activity of a sample is denoted by A. It is given by the expression कि A is equal to d n over dt, या इसका end result हमने देख लिया था, is equal to lambda multiplied by n. The unit of activity is Curie, ठीक है, which is the rate of decay of 3.7 इंटेलिस per 10 disintegration per second, ठीक है। दी एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैक्यूल, हमने ये पीछे देख लिया है कि हमारे पास जो है स्टैंडर्ड यूनिट क्यूरी था और जो एसआई यूनिट है वो बैक्यूल है, विच इज़ डिफाइंड एज द 1 इंटीग्रेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड में जो अगर एक इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो ये हमारे पास क्या है, becquerel है, 1 becquerel है। The activity of a radioactive sample is usually determined experimentally with the help of Geiger-Müller counter, कि हम Geiger-Müller counter जो हमने ऊपर देखा था उसकी वजह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ। जैसे हमने सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकाली थी, ये सेम वही रिएक्शन है। यहाँ उससे पहले जो है हाफ लाइफ के लिए के साथ साथ जो है उसने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन भी निकाल दिया कि कैसे ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ठीक है। ऊपर उन्होंने जनरल लिख दिया था, अब यहाँ पे उसकी पूरी डेरिवेशन दे दी है। तो अगर आपको कहा जाए कि रेडियो एक्टिव डिके
की डेरिवेशन लिखें तो आप ये सारी डेरिवेशन जो है उसके अंदर लिख सकते हैं। तो क्या है ये हमारे पास कि डिक्रीज इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम था डी टी था यहाँ पे इज इक्वल टू एन लैम्डा, और एन को हमने इधर कर लिया, ये इधर कर लिया कि यहाँ भी चेंज है यहाँ भी चेंज है। ये फिजिक्स और मैथ वाले स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि वेरिएबल्स जो थे जिसमें चेंज आ रहा था, ये डी साथ है तो इसका मतलब है इसमें चेंज आ रहा है और इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डी एन ओवर एन था और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये वाला कर्ल सी जो वैल्यू, ठीक है। माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, बाकी क्या रह गया, ये हमारे पास डी एन ओवर एन, इसकी इंटीग्रेशन कर दें और इधर से डी टी की इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन करें तो उसके साथ कोई एक कांस्टेंट लग जाता है, तो ये यहाँ पे सिंपली जब इसके साथ कोई उसका कोफिशिएंट वगैरह नहीं है, फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स या मैथ वाले से बता सकते हैं, लेकिन ये डी और ये कर्ल्स है जो है वो कट हो जाएंगे और ये अब क्या बन गया, लैम्डा टी प्लस एक कांस्टेंट आ गया इस साइड पे। और जब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, ठीक है, यानी कि इसकी चेंज है और नीचे ये ऐसे ही है, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस लॉग नेचर एल एन, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, माइनस लॉग नेचर एन इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस एक्स कांस्टेंट। अब हमने इस एक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम, अगर आपको पिछला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद है तो हमने वो सेम ये करे हैं कि वहाँ पे क्या था, माइनस लॉग नेचुरल ए आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो मोस्टली हम सी वहाँ पे लिख रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम आइडिया ऑफ इनिशियल स्टेट अप्लाई करते हैं। इनिशियल स्टेट क्या होती है कि जब टाइम ज़ीरो होता है तो हमारे पास एक्स भी ज़ीरो होता है, यानी एक्स हम उसे कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बन रही होती है वो भी ज़ीरो होती है, यानी जो प्रोडक्ट बनी नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास जब टाइम ज़ीरो है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि जब यहाँ टाइम ज़ीरो लगाएं तो क्या वैल्यूज़ बनती है x की वैल्यू, और n तो रिमेनिंग था, अन हमारे पास डिकेड है, लेकिन इनिशियली क्या थे, n नॉट थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि n की जगह पे n नॉट आ जाएगा और t की जगह पे जब ज़ीरो आएगा तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस लॉग नेचुरल एन नॉट। ये नॉट सिर्फ इसलिए है कि ये इनिशियली जो थे वो आ गए और ये जो है जो रिमेनिंग रह रहे होते हैं ये वो होते हैं। हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से इधर पुट कर दी इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो ये क्या बन गया, माइनस लॉग नेचुरल एन इज इक्वल टू लैम्डा टी माइनस लॉग नेचुरल एन नॉट। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, इस साइड पे ये माइनस है तो इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और आपको पता है लॉग में जो टर्म प्लस में होती है वो ऊपर आ जाती है न्यूमरेटर में, और जो लॉग में टर्म माइनस होती है वो नीचे आ जाती है। तो ये बन गई लॉग नेचुरल एन ओवर एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू लैम्डा टी। आपको पता है कि हम इस लॉग को ख़त्म करके, लॉग नेचुरल को ख़त्म करके सिंपल वाला लॉग लगाएं तो वो क्या होता है, लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 लॉग की वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये लॉग लगा देगा, बाकी सारी टर्म हमारे पास सेम रहेगी। ये तो था इसके लिए डेरिवेशन, ठीक है। अगर आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो 1 ओवर टी इस साइड पे आ जाएगा, या अगर टी निकालना है तो 1 ओवर लेमडा इस साइड पे आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ वो होती है जब हमारे पास हाफ ऑफ द ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब है कि n क्या है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। तो एट हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम t हाफ कहते हैं, उस पे n की क्या वैल्यू है, n इज इक्वल टू हाफ ऑफ n नॉट। तो हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में n है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या है, हाफ ऑफ n नॉट। अब ये n नॉट और n नॉट तो कैंसिल आउट हो गए, सेम टर्म आ गई। अब हाफ का मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर में है ना ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर में बन जाएगा। बाकी हमारे पास वही रह गया 2.303 लॉग ऑफ 2, एंड ये बाकी टाइम की जगह पे हम जो है वो टाइम हाफ ले रहे हैं, ठीक।
तो ये जब इस टर्म को सॉल्व करो कि log ऑफ 2 लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2.303 के साथ, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.693। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसमें भी यही आ रही थी, यही वैल्यू थी। जस्ट फ़र्क क्या था कि यहाँ पे के था, सिंपल रेट कांस्टेंट था, यहाँ पे अब क्या है, डिसइंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट है। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं कि हाफ लाइफ दी जाए, ये वैल्यू आपको पता हो तो आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, या लैम्डा दिया हो, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो और ये आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 फॉर आवर lambda. The value of lambda can be found experimentally by finding the number of disintegration per second। के एक्सपेरिमेंटली हमें लैम्डा की अगर वैल्यू मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ गीगर मूलर काउंटर, कि हमें इसकी वैल्यू मिल जाए, तो हम क्या है, हाफ लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, half life of isotope concern can be calculated by using the equation 5। नीचे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोगों ने इनकी एग्जांपल करनी है कि कैलकुलेट दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इफ 1 ग्राम इट अमिट दी इतने अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं कि ये हमारे पास इतनी इसकी डिसइंटीग्रेशन है। अब एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम के अंदर कितने एटम है वो निकालने हैं, तो उसको क्या है, ये उसकी मैस है और ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय उस मैस निकाल दें तो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। और ये इक्वेशन थी हमारे पास कि हमने लैम्डा निकालना है, तो टाइम को इधर कर दिया और इक्वेशन पुट की। ठीक है, वैल्यूज़ निकालें तो हाफ लाइफ जो है वो यहाँ पे क्या बन जाती है, 1583 ईयर्स बन जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या, कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ कोबाल्ट 60 इफ इट्स हाफ लाइफ टू प्रोड्यूस निकल 60 इज 5.2 ईयर्स। ठीक है, हाफ लाइफ सेकेंड्स में भी होती है, हाफ लाइफ जो है मिनट्स में भी होती है, ईयर्स में भी होती है। ठीक, तो जो यूनिट्स आपको दिए हुए हैं आप उसी यूनिट में भी निकाल सकते हैं या उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, टाइम्स उन्होंने दिया हुआ है आपको कितने ईयर्स है और ये लैम्डा की वैल्यू आप निकालोगे अगर आपको ये 0.693 वैल्यू याद है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0.13 ईयर पर ईयर। ठीक है, अब क्या है कि इस ईयर को आप सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे, बल्कि ये नीचे वाली एग्जांपल्स में उसने कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडॉन इज 3.825 डेज। कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ रेडॉन। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ रेडॉन ये दिया हुआ। सेम इक्वेशंस हैं हमारे पास कि हमने क्या किया कि पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, टाइम दिया हुआ था उसने सेकंड्स में इसको कन्वर्ट कर लिया कि हमारे पास क्या है, इतने डेज हैं, तो सेकंड डेज और फिर मिनट और फिर जो है वो फिर आवर्स और फिर सेकंड्स वाले जो है वो सारे करके हमारे पास इन द एंड रिजल्ट क्या है, सेकंड्स में आ जाता है। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है और डिसइंटीग्रेशन का टाइम है हमारे पास कि ये कितने में डिसइंटीग्रेट हो रहा था और ये डी एन हमें मालूम है, ये मालूम है, तो हम एन की वैल्यू क्या है निकाल सकते हैं। अब एन निकल आया और फिर हमने क्या निकालना है कि मैस निकालनी है। ठीक है, मैस निकालनी है तो जो उसके कितने ग्राम्स थे उस ग्राम्स को उस यहाँ पे एवोगैड्रो से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास जो है उसके इतने ग्राम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी इतनी एक्टिविटी है हमारे पास, यानी डिफरेंट तरह के आपको जो है न्यूमेरिकल्स आ भी सकते हैं इसके अंदर से करने के लिए कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैंपल लेफ्ट ओवर टाइम टी, कि अब हमारे पास क्या है कि मेन इक्वेशन ये थी log एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू लैम्डा टी ओवर 2.303। ये इधर भी आ सकता है या इस इक्वेशन के नीचे भी आ सकता है।
Knowing the value of lambda, the ratio n naught over n can be calculated if the amount of sample present in to start is given. The amount of left after lapse of time can be calculated. ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ पुट करें तो ये log ऑफ एन नॉट ओवर एन निकल आया, तो वहाँ से एंटी लॉग लें तो एन नॉट ओवर एन की वैल्यू आ गई। कितनी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब है कि पहले अगर 100 है तो उसमें से कितनी वैल्यूज़ आ रही है, या पहले अगर 1 है तो उसके अंदर से कितनी आ रही है फ्रैक्शन, तो वो उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये उसकी फ्रैक्शन आ गई। या इतने परसेंट, अगर परसेंट की बात करेंगे या फिर हम फ्रैक्शन में बात करेंगे कि इतने फ्रैक्शन जो है उसकी रिमेनिंग रह जाती है। इसी तरह n2/n की वैल्यू आ गई, ये आ गई, और ये वैल्यूज पुट करते जाएं तो आप जो है टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। इधर भी क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या है, वैल्यूज पुट कर रहे हैं और हाफ लाइफ की वैल्यूज निकाली जा रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एवरेज लाइफ कैसे निकाल सकते हैं हम, कि किसी एलिमेंट की एवरेज लाइफ क्या है। In a radioactive substance, some atom decay earlier and other survive longer, कि कुछ एलिमेंट जो है वो जल्दी डिके हो जाते हैं और कुछ जो है वो काफ़ी अरसे तक इसी तरह रहते हैं और बाद में डिके होते हैं। The statistical average of the lives of an atom present at any time is called the average life, कि हम सिंपल एवरेज लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि कितनी एवरेज लाइफ हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट एट एनी टाइम इज कॉल्ड द एवरेज लाइफ, के जितनी भी लाइफ हैं उनका एवरेज ले ली जाए तो वो हमारे पास एवरेज लाइफ बन जाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल टा and has been shown by a reciprocal of the decay constant, कि ये reciprocal है decay constant का, ठीक है। The average life of a radioactive element is related to a half life by the expression, कि अगर हम इसको एवरेज लाइफ को देखें वो हाफ लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दी जाए 1.44 एक फैक्टर है उसके साथ, ठीक है। इसका मतलब है हमें किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ पता है तो हम उसकी एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं, क्यों कि उसको 1.44 से मल्टीप्लाई करते हैं। या किसी एलिमेंट की ये पता है हमें एक्टिविटी पता है या डिके कांस्टेंट पता है, तो उसका इन्वर्स ले लें तो ये हमें क्या मिल जाएगा कि उसकी एवरेज लाइफ मिल जाएगी हमें। The average life is often used to express the rate of disintegration of the radioactive element. The average life of radium is 2400 years. ये 2400 ईयर जो है वो इसकी एवरेज लाइफ है। अब हम रेडियो एक्टिव एक्लिबियम देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिव एक्लिबियम हमारे पास क्या है। लेट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए डिके टू गिव अनदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बी, के ए का डिके हो रहा है वो बी में बन रहा है, विच डिकेज टू फॉर्म अ सब्सटेंस सी। इफ लैम्डा ए एंड लैम्डा बी आर द डिके कांस्टेंट फॉर द टू चेंजेस, कि ये ए का डिके है तो लैम्डा ए बन गया और बी का डिके है तो लैम्डा बी बन गया। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज आल्सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। हमें पता है कि ये यहाँ पे इसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है और इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों का इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए एंड ये वाला जो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी है। व्हेन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए या फिर फॉर्मेशन ऑफ बी जो तो कि दोनों के इक्वल है। अब हमारे पास क्या है कि हम इसको इक्वल करना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ये वाला और ये वाला जब इक्वल है, द अमाउंट ऑफ बी डज नॉट चेंज विद द लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि जितना बी बन रहा है उतना ही बी यूज हो रहा है, तो बी की अमाउंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। देन द रेडियो एक्टिव एक्लिबियम इज
said to be established between the substances A and the substance B। तो उस टाइम हम कहते हैं कि इन दोनों substances के दरमियान जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया हुआ है। तो अब ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, तो इसलिए इसको क्या कहना है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए is equal to rate of disintegration of B, where Na and Nb of the atom of A and B represented at equilibrium। equilibrium पे जो उनकी अमाउंट है वो आ गई। तो हमें ये पता था कि DNA over dt is directly proportional to Na। यहाँ फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके लैम्डा लगा दिया था, तो वो ए के लिहाज से क्या आ गया, ठीक है, Na बन गया और लैम्डा ए बन गया। या इसी तरह इसकी क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा बी और एन बी बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं कि एन ए डिवाइडेड बाय एन बी कर दें और क्या दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा बी, और ये वाली जो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। इज अब क्या बनेगा, लैम्डा बी डिवाइडेड बाय लैम्डा ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लैम्डा इज और टाइम का डायरेक्टली रिलेट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं। तो इधर क्या बन गया, एन ए ओवर एन बी इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ बी और हाफ डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ ए। अगर हमें हाफ लाइफ मालूम है तो, और एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या है कि यहाँ पे हमारे इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, दस द एटम ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ देयर हाफ लाइफ, के दोनों की हाफ लाइफ की रेशियो ले लें तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम डिफर फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम इन दैट इट इज़ इरिवर्सिबल, कि ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है। लेकिन जो सिंपल केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम होता है वो आपको पता है रिवर्सिबल होता है, कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं या प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब एक नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग। ओके, ठीक है, अब ये क्यों यूज़ होती है कि हमारे पास, अगर आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आता है कि इतने हज़ार साल पहले हमें फॉसिल मिला है या कोई ऐसी चीज़ मिली है, वुड मिली है या कोई मूर्ति मिली है, कोई आर्किटेक्चर मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ मिली है जो कि इतने हज़ार साल पुरानी है। ठीक है, अब साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि वो इतने हज़ार साल पुरानी है या इसकी क्या एज है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते हैं ये रेडियो एक्टिव डेटिंग से। होता क्या है कि कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन के भी जैसे हाइड्रोजन के आपको पता है आइसोटोप है, इसी तरह कार्बन के भी आइसोटोप हैं। कार्बन के 12 वाला आइसोटोप है, कार्बन के 13 वाला आइसोटोप होता है, कार्बन के 14 वाला आइसोटोप होता है। अब नो डाउट कि 12 वाला आइसोटोप जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और 14 वाला कम एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन होता तो है। तो प्लांट जो है, अगर हम प्लांट की बात करें, अब वो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेते हैं, तो जब वो कार्बन 12 ले रहे होते हैं तो कार्बन 14 भी ले रहे होते हैं। तो उस कार्बन को लेके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट बनती है वो भी क्या है, वो भी उसमें भी कार्बन 14 भी होगी, कार्बन 12 भी होगी। ठीक है, जब तक प्लांट लाइव है, ठीक है, तो फिर तो ये है कि दोनों का प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर प्लांट डेड हो गया, ठीक है, तो जो कार्बन 12 था वो तो स्टेबल था, उसमें तो चेंज नहीं आ रहा। लेकिन कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव था। ठीक है, वो अनस्टेबल था, उसके अंदर चेंजेस आती जाएंगी आती जाएंगी। तो वो हमारे पास जो है वो उसकी बेस के ऊपर जो है कार्बन 14 की बेस के ऊपर वो, या उसकी डिसइंटीग्रेशन की बेस के ऊपर जो है हम किसी भी मटेरियल की, किसी भी फॉसिल की जो है वो एज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है,
The age of an old piece of wood can be determined by the radioactive dating technique. The atmosphere contain radioactive carbon dioxide, जो कि कार्बन 14 है इसके अंदर, एंड द ऑर्डिनरी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 12 वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, इन अ फिक्स रेशो कि नो डाउट 99% ये होता है, 1% हमारे पास ये होता है, ठीक है। अ प्लांट वाइल अलाइव takes up both type of carbon dioxide and convert them into carbon 14 and carbon 12 photosynthesis, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन 12 और कार्बन 14 वाली प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती हैं। Thus, a living plant contain radioactive carbon 14 and a stable carbon 12 in a fixed ratio, ठीक है। When the plant dies, the uptake of carbon from the atmosphere stop, कि वो कार्बन अब एटमॉस्फेयर से नहीं ले रहा। Now onward carbon 12 remain unchanged, कि जितनी कार्बन 12 थी वो उतनी ही रहेगी जो पहले थी और जो बाद में थी, ठीक है, उतनी रहेगी। बट कार्बन 12 डिकेज बाय बीटा मिशन, लेकिन कार्बन 14 जो है हमारे पास क्या है, उसके अंदर से बीटा मिशन होना शुरू हो जाएगी। अब बीटा मिशन होगी तो आपको पता है 6 से ये क्या बन जाएगा 7, और मैस उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये जब 7 पे आएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, और ये बीटा मिशन है, तो ये इसकी हाफ लाइफ कितनी है 5730 ईयर्स के बाद ये जो है ये 50% जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, इतने सालों के बाद, ठीक है। एज अ रिजल्ट कार्बन 14 एंड कार्बन 12 डिक्रीजेज विद द लैप्स ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कार्बन की 12 की मैस उतनी है, लेकिन कार्बन 14 की मैस जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। देयर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 डिक्लाइन विद टाइम, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग दी रेडियो एक्टिविटी। अब इसको रेडियो एक्टिविटी को काउंट करने से भी हमें उसकी एज के बारे में पता चल जाएगा, ये कितने हमारे पास ये हैं, कितने हमारे पास जो है कार्बन 14 की एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन अ गिवन सैंपल ऑफ ऑल वुड दैट is in a living plant, the age of sample can be calculated, के age of sample यहाँ से हम कार्बन 14 के बारे में पता हो तो हम उस सैंपल की एज बता सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि the amount of carbon 14 in a piece of wood is found to be 1/6 of its amount in a fresh piece of wood, के fresh piece में इतनी है, और जो ओल्ड है उसके अंदर 1/6 जो है वो डिक्रीज हुई हुई है। कैलकुलेट द एज ऑफ ओल्ड पीस ऑफ वुड, कार्बन 14 की हाफ लाइफ हमें पता चल गई, हाफ लाइफ और लेमडा का जो रिलेशनशिप था वो ये आ गया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि कार्बन 14 ओरिजिनल कितना था और टाइम गुजरने के बाद कितना है, हमने वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वाली इक्वेशन लगाई, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है 1/6 है, और यहाँ क्या 1 है, बाकी ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इस लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 14,818.5 ईयर्स हमारे पास जो है उसकी एज होगी, ठीक है। In a new method for the determination of age of wood or fossil, the measurement of radioactivity is avoided, कि radioactivity को measure करने के बजाय हम क्या करते हैं, the ratio of carbon 14 and 12 is found with the help of mass spectrometer in the old wood and the fresh wood from a living plant, कि हम क्या करते हैं उसकी रेशियो को निकाल लेते हैं, रेशियो कितनी है। It is assumed that the ratio of carbon 14 and 12 in a fresh wood today is the same as it was at the time of death of plant, की जो फ्रेश की और जब प्लांट की डेड होता है प्लांट तो उस टाइम वो दोनों सेम होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो और अपटेक नहीं कर रहा, ठीक है। लेट द रेशो ऑफ द फ्रेश प्लांट एट टाइम 0 बी, 0 पे ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है x है,
लेकिन ओल्ड पीस है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये इनिशियली हमारे पास आ गई और ये किसी टाइम के बाद आ गई, इनकी रेशो जो है वो वाई आ गई। अब हम क्या करें, वन को वन है और टू है ये, तो ये इनको डिवाइड कर दें हम अगर हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, कार्बन 12 सी नॉट, ठीक है, पहले हम सी नॉट वाली करें, डिवाइडेड बाय कार्बन 14 बाय 12 और ये मल्टीप्लाई। अब ये वाली टर्म जब डिवाइड हो रही है तो इन्वर्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 वाला ऊपर चले जाएगा और 14 वाला नीचे आ जाएगा। अब क्या है कि कार्बन 12 की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास x ओवर y आ जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 12 डज नॉट चेंज विद द टाइम, एंड ये जो हमारे पास इनिशियल और जो ओल्ड पीस है उन दोनों के दरमियान में कार्बन 12 की कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम रह जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि इसलिए बाकी हमारे पास क्या रहेगा, कार्बन 14 रहेगी जो उसकी इनिशियल है और जो उसकी हमारे पास किसी टाइम के बाद है, तो वो क्या हो गया, इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। अगर हम एक्स को भी नीचे ले आए तो ये इसके वाई के डिनोमिनेटर में चले जाएगा। वेयर द रेशियो इन द ओल्ड वुड इज वाई ओवर एक्स टाइम द रेशियो ऑफ द लिविंग प्लांट, के लिविंग प्लांट से उसकी रेशियो ये आ जाती है। नोइंग द वैल्यू ऑफ वाई ओवर एक्स, द वैल्यू ऑफ टी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, कि अगर हमें ये वैल्यू मालूम है, मतलब कि ये वाली कार्बन 14 की इनिशली और किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ब्रोन taken from the garbage pile buried under a hillside had carbon 14 to carbon 12 ratio of 0.477 times the ratio in the living plant or animal, के पहले अगर 1 है तो अब उसकी रेशियो क्या आ रही है 0.477। What was the date when the element was burned, कि टाइम निकालना है हमने कि कितने साल पहले वो बर्न हुआ। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज, हमने पीछे देख लिया कि उसकी हाफ लाइफ इतनी है। अब हाफ लाइफ है तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, वो जो रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन है, ठीक है, डिके वाली, तो वहाँ से हमने टी निकालना है। इक्वेशन पुट करें और ये इधर क्या किया हमने, यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये ऊपर चला गया और यहाँ पे क्या लॉग की वैल्यू के साथ जो है ये वैल्यू आ गई, ठीक। ओरिजिनली इसकी वैल्यू क्या 1 है और बाद में कितनी आ रही है 0.477, तो लॉग लिया, वैल्यूज़ निकाली, तो ये हमारे पास इतने साल पहले जो है वो एनिमल जो है वो बरीड था, ठीक है, यानी कि उसकी एज जो है वो इतने साल पहले थी, वो इतने साल पहले जो है वो डेड हुआ। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीरीज़ देखी, जिसमें हमने रेडियो एक्टिव डिके देखा, जिसमें हमने उसके यूनिट्स चेक कर लिए, साथ साथ हमने हाफ लाइफ के बारे में देख लिया, ठीक है, हाफ लाइफ देखी, इसके अलावा हमने रेडियो एक्टिव डेटिंग देख ली है और एवरेज लाइफ कैसे निकालते हैं वो देख लिया, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे कि ये ऐसे कैसे ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इनमें से कोई एक आध न्यूमेरिकल आपको आ भी सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसलिए जब आप लोगों ने इसको तैयार करना है तो बड़े अच्छे तरीके से इसको तैयार करें ताकि आप लोगों को एक तो समझ भी आए और साथ साथ जो है आप लोग जो है अगर न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसको सॉल्व भी कर सकें।